समझिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से हो, dny अपान dx की पावर n प्लस यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है a0 प्लस a1 dn माइनस वन वाई अपान dx की पावर n माइनस वन प्लस a2 dn माइनस टू वाई अपान dx की पावर n माइनस टू अप टू सो ऑन प्लस an y इज इक्वल टू क्यू। इस प्रकार का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, यानी ये nth ऑर्डर, देखो nth लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? डिग्री 1 है इसकी, वो ऑर्डर होता है। लीनियर का मतलब होता है डिग्री डिसाइड, लीनियर को कौन डिसाइड करता है? डिग्री डिसाइड करती है ना। जैसे आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन तो आपने कहा ax प्लस बी, इसकी डिग्री 1 है। आपने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने कहा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी डिग्री 2 है। तो लीनियर को डिसाइड कौन करता है? डिग्री करता है। ये एक्चुअली में आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है। ऑर्डर तो ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं n बार आपने डिफरेंशिएट किया। तो इस प्रकार का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो कहलाता है उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्यों कहा गया? ये जो इसके साथ कोफिशिएंट लिखे हैं ना, a0 लिखा है, a1 लिखा है, अप टू an लिखा है, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है। और q जो है ना, ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे किए जाते हैं? पहली बात तो मैं थोड़ा इसके पहले गलत बोल गया, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? n बार। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितने कांस्टेंट आएंगे? n, यानी एक तरीके से n बार इंटीग्रेट किया हमने। भाई n, किसी फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पहुंचे, तो अगर आपको उसी फंक्शन में पहुंचना है तो आपको उसको कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा? n बार। और जितनी बार इंटीग्रेट करोगे उतने ही कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो तरीके जरा समझिएगा। एक बार q यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। ठीक है, q 0 लिखा जाएगा, तो उसमें आपका जो निकलेगा उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यानी यहाँ पर पहले क्या निकाला जाएगा? निकाला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देखो तरीका क्या होता है। उसके लिए क्या करते हैं, q की वैल्यू क्या होती है? वहां पर 0 होती है, 0 या करते हैं 0, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर q 0 नहीं है तब भी q को 0 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि d बाई डी एक्स को कैपिटल T भी लिखा जा सकता है, मालूम है ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a0 dny प्लस a1 dn माइनस वन वाई अप टू सो ऑन प्लस an y इज इक्वल टू q। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? q को क्या रख देंगे? q को रख देंगे 0। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। फिर यहां पर अपने इसको सॉल्व करने के लिए एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन AUXILIARY, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी वर्ड आपको यहां से लेकर के लास्ट BSc तक मिलेगा बार बार। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब होता है कि हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक नया इक्वेशन बनाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर d बाई डी एक्स को हम क्या रख देते हैं? m रख देते हैं। ठीक है, या d को m रख देते हैं, यही मान लो। तो जब m रखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, a0 m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन प्लस an, और y बाहर कर देंगे। क्यों? इसके बाद इसको 0 कर देंगे, यानी इसको 0 कर देंगे। a0 m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन प्लस an बराबर 0 कर दिया 0 इसको अपने। अब इसको 0 करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी आपको? m की वैल्यू मिलेगी। अब m की वैल्यू आपको डिफरेंट भी मिल सकती है, सेम भी मिल सकती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी मिल सकती है। तो अब वो m की वैल्यू कैसी मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। यहाँ तक आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो ठीक। ठीक, नोट करिए। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट केस, व्हेन ऑल द रूट्स
व्हेन ऑल द रूट्स, रूट्स बोले तो जड़ें, यानी वैल्यूज ऑफ एम, वैल्यूज ऑफ एम आर डिफरेंट। अगर यहां पर एम की हर वैल्यू डिफरेंट है, मान लेते हैं से ये वैल्यू आई है m1 m2 अप टू m3 ऐसे आई है, 2 3 हमने लिख दिया, m1 m2 m3 आई है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जनरल सोल्यूशन होगा, देखिए आपने इक्वल टू 0 का रखा है, अगर क्वेश्चन में इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वही जनरल सोल्यूशन है। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन वो होगा y इज इक्वल टू c1 e टू पावर m1x प्लस c2 e टू पावर m2x प्लस c3 e टू पावर m3x। इस प्रकार से सोल्यूशन आपका निकला है, आंसर आ गया आपका। नहीं समझे? फिर समझिएगा, अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसको, ये निकला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या निकला है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये निकला है, इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और यही आपका सोल्यूशन होता है। लेकिन अगर 0 नहीं है तो पहले आप 0 करेंगे, ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर इसका एक पर्टिकुलर निकलता है, वो बात की बात है। फिलहाल हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल रहे हैं उसमें इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y/dx² प्लस -7dy/dx प्लस 12y इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, ठीक। ऑर्डर से फिलहाल हमको मतलब नहीं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसके साथ जो dy/dx और d2y/dx² y के साथ जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट है। आगे चल के आप पढ़ेंगे तो वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी आएंगे, यानी इसके साथ x भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी फिलहाल तो मतलब नहीं है, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गए। और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? 0। तो हमने कहा अगर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो जो आपका आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? वही आपका जनरल सोल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले डी के फॉर्म में लिखेंगे, d/ds और d लिखते हैं ना, तो ये आपका d² y - 7dy प्लस 12y बराबर 0। यानी कि क्या मैं इसको d² - 7d प्लस 12y बराबर 0 कर सकते हैं? फिर हमने क्या कहा, आप यहाँ पर एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, ठीक है। कभी कभी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते भी हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं, वही डी को ही मान लेते हैं। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सी एल स्पेलिंग बार बार देखनी पड़ेगी, AUXILIARY। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? डी को क्या रखेंगे? m रखेंगे ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? m² - 7m प्लस 12 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करिए, बताइए फैक्टर्स क्या होंगे इसके, बताइए। भाई 12 कैसे फैक्टर करेंगे? जिसका सम करने पर से बनाए, 4 3 जा 12 होता है। तो इसको लिखेंगे m² - 4m माइनस 3m प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से m कामन, m - 4, यहाँ से -3 कामन, m - 4 बराबर 0, यहाँ से m - 4 कामन, यहाँ से m - 3 बचा, इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, m - 4 को 0 करेंगे, m की वैल्यू 4 आएगी, और एक बार m - 3 को 0 करेंगे, m की वैल्यू 3 आएगी। यानी रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या हैं, और रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हैं? m इज इक्वल टू 4 एंड 3, दोनों डिफरेंट है। हमने क्या कहा, अगर यहाँ इक्वल टू 0 है तो इसी को हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन जो आप जाएंगे तब तक कॉम्प्लीमेंट्री की जानकारी आपको हो चुकी होगी, तो आप वहाँ पर कुछ और लिखेंगे, वहाँ बताया जाएगा बाद में। तो लिखेंगे द जनरल सोल्यूशन, द जनरल सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्या बोलेंगे? जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? y बराबर c1 e की पावर m1x प्लस c2 e टू पावर m2x, यानी y बराबर c1 e की पावर 4x प्लस c2
ई टू पावर 3x। ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का नायाब तरीका। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक, बोले ये तो आसान है, ऐसे ही सब क्वेश्चन हो तो वाह, हम तो लगा ही डालेंगे। नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन लिखिए, d2y/dx² माइनस 3dy/dx माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, 2-3 मिनट का। लगाइए क्वेश्चन ये, फिर हम बताते हैं, फिर आप टैली करिएगा। तो पहले आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा? ये आएगा d² माइनस 3d, ये 4y है, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें d को हम m मानेंगे। द AUXILIARY ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m² माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। अभी चिंता मत करिएगा, फैक्टर और टफ आएंगे। अभी फिलहाल ये सस्ते वाले फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर में डिफरेंशिएट करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, 4 माइनस 1 लिखेंगे, यानी कि आएगा m² माइनस, अगर आप इस लेवल में आने के बाद भी गलती होने के चांसेस हैं प्लस माइनस के, तो आप 3 की जगह क्या लिख दोगे, 4 माइनस 1, m माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, मतलब हम ना इस माइनस से मतलब रखेंगे ना इस m से मतलब रखेंगे। हम 3 की जगह क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1। अब ये माइनस अंदर जाएगा और m अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा m² माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मान के एग्जामिनर चलता है कि ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन स्टूडेंट अगर इतनी गलती करेगा तो फिर छोड़ दो मैथमेटिक्स। यहाँ से m कॉमन बचेगा, m माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m माइनस 4 कॉमन, यहाँ m प्लस 1 आएगा। तो एक बार m माइनस 4 को 0 करोगे, m का मान 4 आएगा, और एक बार m प्लस 1 को 0 करोगे, m की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो लिखेंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 4। तो जनरल सोल्यूशन क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो c1 e टू पावर माइनस x प्लस c2 e टू पावर माइनस 4 प्लस 4x। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सोल्यूशन फिर फाइंड करें, यहाँ वैल्यू रखें, सेटिस्फाई कर जाएगी, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये नोट करें आप, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, d3y/dx³ माइनस 13dy/dx प्लस 12y इज इक्वल टू 0। पहले पहचानना पड़ता है, देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1, ये लीनियर है, ऑर्डर कितना है, 3। ठीक, ऑर्डर इसका 3 है, डिग्री 1 है, और चूंकि इसके जो dy/dx वगैरह है उनकी जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यानी इसका जो सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा यही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार के सोल्यूशन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, जो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप इसको लगाइए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, क्या होगा, d3 माइनस 13d प्लस 12y इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या आएगी, m³ माइनस 13m प्लस 12 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करिएगा। देखिए वैसे तो, अब बताइए कैसे फैक्टराइज होगा, आ रहा है? आप सोच रहे होगे 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 13 आ जाए, तो 12 नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगी यहाँ पर, शेषफल प्रमेय हिंदी में कहा जाता है। रिमाइंडर थ्योरम इसको अप्लाई करेंगे। क्या तरीका होता है, हम m की ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं जिससे ये 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर रिमाइंडर थ्योरम याद हो
m की वैल्यू ऐसी पुट करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो हम का m की वैल्यू 2000 रखेंगे, हम रख सकते हैं। तो कहाँ से ढूंढ के लाएंगे m की वैल्यू? नहीं, हम ये नहीं कह रहे 1 रखते हैं 2 रखते हैं, अलग की बात है। आपने कहा m की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को 0 कर दे, हमने कहा m को 2000 रखेंगे, आपने कहा नहीं 1 रखेंगे। वो ढूंढ के कहाँ से लाएंगे कि किसका रिश्तेदार होगा, कहाँ से आता है वो m? अपने आप जो मन हो रख दो। देखो ध्यान से, ये जो कांस्टेंट होता है ना, जो इसके फैक्टर होते हैं उन्हीं में से m की वैल्यू सेलेक्ट की जाती है। भाई 12 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा या खुद होगा, इन्हीं में से आप सेलेक्ट करेंगे। तो पुटिंग m इज इक्वल टू 1, 1 इसलिए रख रहे हैं कि हम पहले से देख लेते हैं कि 0 आ रहा नहीं आ रहा है। मान लिया आपने 1 रखा 0 नहीं आया, फिर लिखेंगे इट इज़ नॉट फैक्टर। फिर आपने 2 रखा कहीं इट इज़ नॉट फैक्टर, 25 ने रख दी वैल्यू कहीं इट इज़ नॉट फैक्टर, तो तब 26वीं वैल्यू आई है। तो पता लगे आपने ढूंढ रहा है कि फैक्टर मिला कहाँ है। तो आप पहले रफ में कर लीजिए कौन सा फैक्टर होगा। m को 1 करेंगे तो ये क्या 1 क्यूब यानी 1 माइनस 13 प्लस 12 बराबर 0, 0 बराबर 0 आ गया ना। तो m की वैल्यू 1 रखने से 0 आया। सो अगर 1 को इधर ले आए, सो m माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर, यानी m माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। एक्चुअली यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो रही है ये, ठीक है। अब बताइए अदर फैक्टर का तरीका क्या होता है? फॉर अदर फैक्टर्स, फॉर अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स निकालने का तरीका बताएं। एक तो फैक्टर निकल आया, अदर फैक्टर तो एक और तरीका होता है कि m की और एक वैल्यू सोचिए, नहीं किसको, इसको वहां पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या तरीका होता है, ये पढ़ चुके हैं ना आप, क्या तरीका होता है? इसको इससे डिवाइड कर देते हैं -1 से, यानी m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 को किससे डिवाइड कर देते हैं, m माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। ऊपर लिख रहे हैं कितनी बार जाएगा ये, m स्क्वायर बार जाएगा, तो ये आएगा दो। अब इसको डिवाइड किया जाए तो m स्क्वायर वाले जाएंगे तो क्या आएगा, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, या तो कटेगा नहीं कहीं से, तो m स्क्वायर आएगा माइनस 13m आएगा प्लस 12 आएगा, कितनी बार ले जाएंगे, प्लस m बार ले जाएंगे। तो m का मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर आएगा माइनस का m आएगा, फिर माइनस प्लस ये कितना आएगा, माइनस का 12m प्लस 12 माइनस 12 बार ले जाएंगे, तो माइनस 12m प्लस 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यानी आपके फैक्टर्स क्या हो गए, एक फैक्टर था m माइनस 1, एक फैक्टर था m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 बराबर 0। अब ये दो फैक्टर आ गए। अब इसको फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज कर दीजिए। देखिए क्या होगा तरीका फैक्टराइज करने का, m माइनस 1 12 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस करने पर 1 आ जाए, 4 3 12, यानी यहाँ पर जहाँ पर 1m है वहाँ लिखेंगे 4m माइनस 3m माइनस 12 बराबर 0। ये m माइनस 1, यहाँ से m कामन, m प्लस 4, यहाँ माइनस का 3 कामन, m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी एक फैक्टर m माइनस 1, एक फैक्टर m प्लस 4, एक फैक्टर m माइनस 3 बराबर 0। तो m की वैल्यू क्या आएगी, एक 1 आएगी, एक 3 आएगी, एक माइनस का 4 आएगी। ये रूट्स हो गए। रूट्स कैसे आ रहे हैं, दे आर डिस्टिंक्ट, यानी इसको आप m1 m2 m3 मान सकते हैं। सो जनरल सोल्यूशन जो इसका आएगा y इज इक्वल टू क्या होगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x, यानी ये आपका आएगा c1 e टू पावर x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर माइनस 4x। इसमें ये कंफ्यूज ना होना कि c1 जगह ये आ गया, c2 यहाँ है, यहाँ c3 है, कांस्टेंट कहीं भी लिखे जा सकते हैं। तो ये तो तरीका तब आया जब m की वैल्यू डिस्टिंक्ट है। मान लिया कहीं पर रिपीट हो रही तो क्या करेंगे। अब अगला आ रहा है कि इफ इन ऑक्सिलरी इक्वेशन इन AUX लिख दें, AUX ऑक्सिलरी इक्वेशन, इन ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स ऑफ m
आर रिपीटिंग। अब मान लिया ये रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट का मतलब कैसे हो गया, देखो पहला केस ले लेते हैं। मान लिया रूट्स आपके ऐसे आ गए, एक m1 आ गया, एक m1 आ गया, एक m2 आ गया, एक m3 आ गया, मान लेते हैं 4 रूट्स आ गए। बोले इतना बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, हम मान रहे हैं। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, देखिए ध्यान से, कितने रूट्स रिपीट हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं ना। तो 2 के लिए लिखेंगे c1 प्लस c2x, एक लीनियर एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक। और e की पावर m1x, यानी दोनों का काम खत्म। c1 प्लस c2x e टू पावर m1x, ठीक है। अब जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो c3 e की पावर m2x प्लस c4 e की पावर m3x। समझ में बात नहीं आई? अब मान लिया ऐसा भी केस आ गया कि m1 की एक वैल्यू है, 2 वैल्यू है m1, तीसरी वैल्यू भी m1 है, चौथी m3 है, ऐसा m2 है, मान लेते हैं। मतलब 3 वैल्यू रिपीट हो रही हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ये 3 स्टेप होने चाहिए। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट, डिग्री 1, डिग्री 2 और e टू पावर m1x और प्लस ये c4 e टू पावर m2x हो जाएगा। समझ में नहीं आई? तो ये तरीका होता है जब रूट्स रिपीट होते हैं, ठीक है। देखिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसके। ये एक क्वेश्चन में लिखी d3y अपॉन dx क्यूब माइनस 3d2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। देखो देखने से पहले तो पहचानिए यहाँ पर डिफरेंस, डिग्री इसकी क्या है? 1, यानी लीनियर है। ऑर्डर किसका क्या है? 3। जो d2y बाई एक्स स्क्वायर है, जो डेरिवेटिव हैं उनके साथ कोफिशिएंट कैसे हैं? कांस्टेंट। तो हम पहचान गए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, पहले पहचाना पड़ेगा। इक्वल टू 0 लिखा है, यानी कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही आपका सोल्यूशन होगा। अब आप कहेंगे बार बार कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं? जो आगे पढ़ाया जाएगा तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब और इसको कैसे लिख सकते हैं? d3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन AUX लिखे जा रहे हैं, क्या बनेगी? m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करिए, ठीक, दिमाग लगाइए इसमें। ये भी आपका रिमाइंडर थ्योरम से होगा। m की ऐसी वैल्यू उठाएंगे जिससे वैल्यू 0 आ जाए। क्या उठाएंगे आप? हमने क्या कहा, m कहाँ से डिसाइड होता है? 4 से डिसाइड होता है। 4 के फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है। तो 1 रखने से तो आने से रहा, क्योंकि 1 में ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। 4 प्लस 1 5 माइनस 3 तो 0 आएगा नहीं। -1 रख के देखते हैं। पुटिंग m इज इक्वल टू, तो -1 रखेंगे तो ये -1 आएगा, ये प्लस का 3 आएगा, ये 1 मिनट, माइनस का 3 आएगा और ये प्लस का 4 आएगा। तो 0 बराबर 0 आ गया। ये माइनस का 1, ये माइनस का 3, माइनस का 4, प्लस का 4। सो -1 को इधर लेके आओ। सो m प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, इज वन ऑफ द फैक्टर। एक फैक्टर आपको मिल गया। फॉर सेकेंड फैक्टर, फॉर अदर फैक्टर्स, फॉर अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। देखिए चूंकि आप ग्रेजुएशन में हैं इसलिए हम दोनों मेथड बताने जा रहे हैं। हमने बताया कि अदर फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, इसको डिवाइड कर दीजिए, कर दिया था डिवाइड। अब ऐसे नहीं करने जा रहे हैं। देखो एक तरीका और होता है। एक फैक्टर आपका क्या निकला है? m प्लस 1। तो आप ऐसा करो, इस m प्लस 1 को 2-3 जगह लिख दो, दूर दूर लिख दिया। अब इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा मिल जाए। अब देखो पहले आपको क्या चाहिए? m क्यूब। m क्यूब लाने के लिए इसके बाहर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? m स्क्वायर से। m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब देखो जरा, m स्क्वायर से किया तो अंदर क्या आ गया? m क्यूब आ गया और प्लस का m स्क्वायर आ गया। और हमको क्या चाहिए? माइनस का 3m स्क्वायर। और यहाँ तो आया है प्लस का m स्क्वायर। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि माइनस का 3m स्क्वायर आ जाए। तो आप कहेंगे माइनस का 4m स्क्वायर होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो यानी कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस के 4m से करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जब माइनस के 4m से करोगे और ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 4m स्क्वायर आएगा और माइनस का 4m आ जाएगा। लेकिन आपको माइनस का 4m नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस का 4m करना पड़ेगा। तो प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करोगे
तो प्लस का 4m आ गया और प्लस का 4 आ गया। अगर देखो ध्यान से ये यही चीज लिखी नहीं लिखी है, अगर आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो यही चीज लिखी नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये तरीका होता है सेकंड तरीका रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, तो इसमें से m+1 कॉमन ले लेते हैं और आगे बचेगा m² - 4m+4 बराबर 0। अगर आपको ध्यान से देखिए ये m-2 का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, यानी ये लिखा है m-2 का, और ना भी करो तो 4 के फैक्टर करो, 2 2 जा 4 और 4 को 2 + 2 कर दो। ये स्क्वायर इसलिए है कि हम देखना चाहते थे आप ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे हो। तो एक बार m+1 को 0 करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी -1, और एक बार m-2 को 2 बार 0 करेंगे ना, होल स्क्वायर है ना, तो m की एक्चुअली ये क्या लिखा है, ये लिखा है m-2 m-2, तो m का मान 2 और 2 आएगा, यानी m की वैल्यू एक तो आ गई 2 और -1। देखो दो वैल्यू रिपीट हो गई, तो जो आपका जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन वो क्या होगा, y बराबर रिपीट के लिए क्या करेंगे c1 + c2x e⁻² 2x और प्लस c3 e⁻− x। ये तरीका होता है अगर वैल्यू रिपीट कर रही है तो। ठीक है, देखिए हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा अमिताभ बच्चन रेस की हाइट ले ली है। ठीक है, तो हम बना दें द ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, m⁴ माइनस m⁴ माइनस 9m² माइनस 11m-4 बराबर 0। तो आप सिंपली तो इसको कुछ कर नहीं पा रहे, आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या करें, दो टर्म को अरेंज कर नहीं सकते क्योंकि टर्म है ज़्यादा, जैसे 6 होते तो अरेंज करने की कोशिश करते हैं। m की ऐसी वैल्यू जो इसको 0 कर दे। ठीक है, तो m की वैल्यू देखो प्लस रखने से आएगी नहीं क्योंकि एक ही टर्म पॉजिटिव है, सब नेगेटिव है, तो पुटिंग m = -1, पुटिंग m = -1 पहले ही हम रख के देख लेते हैं रफ में। देखिए जब -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। क्या ये 0 आ रहा है, 1 1 2 यानी कि 0 बराबर 0 आ गया। सो m+1 इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर, m+1 इसका एक फैक्टर हो गया। अदर फैक्टर के लिए क्या करें, अभी हम जो लिख रहे थे 3 बार वैसे लिख दें कि डिवाइड कर दें, जो मन करे करिए, करना आप ही क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है। फॉर अदर फैक्टर्स नहीं, क्या करें, फॉर अदर फैक्टर्स हम डिवाइड करने जा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि भाई अगर m+1 से डिवाइड करूंगा तो 3 डिग्री का इक्वेशन आएगा, और 3 डिग्री का इक्वेशन जो आएगा उसको फिर रिमाइंडर थ्योरम से ही सॉल्व किया जाएगा। तो जरा देखिए, इसको हम m+1 से डिवाइड कर रहे हैं, या ऐसा करते हैं कि m+1, यही ठीक रहेगा, m+1 हो सकता है एक बार और लिखना पड़े, फिलहाल हम 3 बार लिखे दे रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, गलती ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले m को 4 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर m³ से करेंगे ना, तो अंदर खोलेंगे तो क्या आएगा, m⁴ आएगा और माइनस का प्लस का m⁴ आएगा। हमको क्या चाहिए, माइनस का m⁴, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस का 2m³ करना पड़ेगा ना, तो माइनस का 2m² से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तभी तो माइनस का 2m³ आएगा। तो माइनस का 2m³ आएगा और माइनस का 2m² चाहिए, और यहाँ पर माइनस का 9m² चाहिए, तो माइनस का 7m² करना पड़ेगा, तो हमको -7m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस का 7m² और माइनस का 7m, और हमको चाहिए माइनस का 11m, तो माइनस का 4m चाहिए, तो हमको एक बार और m+1 लिखना पड़ेगा और माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 4m आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब बताओ सेम चीज आ रही नहीं आ रही, वहां पर हमने क्या किया, m+1 4 जगह लिखा, 3 से नहीं काम चला ना, फिर हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि आपको दोबारा यही रिजल्ट आ जाए। समझ में गई बात। अब पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, m+1 कॉमन दिख रहा है ना, तो m+1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, डिवाइड करने से थोड़ा लंबा पड़ता है, m³ माइनस का 2m² माइनस का 7m माइनस का 4 बराबर 0। अब आपको फिर इसके फैक्टर करना पड़ेगा।
अगेन टेकिंग नहीं, दो दो करने से काम कर लो। कॉमन दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा है ना, मजबूरी हमारी है। अगेन टेकिंग एम क्यूब माइनस 2m² माइनस 7m माइनस 4 बराबर 0। फिर m को -1 रखो, क्योंकि +1 रखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि +1 करोगे तो ये टर्म पॉजिटिव होगा और सब नेगेटिव है, तो भयंकर रूप से नेगेटिव आ जाएगा। पुटिंग m इज इक्वल टू -1, पुटिंग m इज इक्वल टू -1, तो -1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो 4 2 6 एक साथ आ रहा 0 बराबर 0 आ गया ना। सो m+1 इज वन ऑफ द फैक्टर, एक और फैक्टर m+1 मिल गया। ठीक है, अब आपको फिर अदर फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फिर आपको एक ऐसा चाहिए कि आपको यही रिजल्ट दोबारा मिल जाए, तो फॉर अदर फैक्टर्स के लिए तामझाम करते हैं। देखो इसको रब कर दें, फॉर अदर फैक्टर्स देखिए हम क्या करेंगे, m+1 को 2-3 जगह लिखते हैं, वहां तो 4 जगह लिखना पड़ गया था, m+1 को 2-3 जगह लिख दिया। ठीक है, आपको पहले क्या चाहिए, m³ चाहिए। m³ लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर m² से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते रहिए। तो ब्रैकेट खोलो, क्या आएगा, m³ आ जाएगा और प्लस का m² आ जाएगा, और आपको क्या चाहिए, माइनस का 2m², तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस का 3m² करना पड़ेगा ना, तो माइनस का 3m से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो माइनस का 2m² आएगा ना। आपको चाहिए माइनस का 2m², और हमारे पास है प्लस का m², तो माइनस का 2m कैसे मिलेगा, जब माइनस का 3m² करेंगे, तो माइनस के 3m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 3m² आएगा और माइनस का 3m आएगा, और आपको माइनस का 7m चाहिए, तो माइनस का 4m और करना पड़ेगा ना, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का 4m आएगा, माइनस का 4 आएगा। समझ में बात नहीं? तो यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, m+1 कॉमन दिख रही है, m+1 कॉमन दिख रही है, अंदर क्या बचेगा, m² माइनस का 3m माइनस का 4 बराबर 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 3 हो, तो क्या लिखेंगे, m+1, यहाँ पर आएगा m² माइनस का 4m प्लस का m माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से एक फैक्टर तो ऑलरेडी m+1 है, यहाँ पर क्या आएगा, m कॉमन, m-4 प्लस 1 कॉमन, m-4 बराबर 0। ये ध्यान रखिए, m की एक वैल्यू -1 निकल चुकी है, ये दूसरी -1 यहाँ पर है, और ये 2 फैक्टर और निकल रहे हैं। हमने सोचा कि कम से कम एक छोटा क्वेश्चन भी तो उठा लें भाई, बड़े क्वेश्चन तो आपने लगा लिए, थोड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन उठा लें। तो ये हो गया m+1, यहाँ से m-4 कॉमन, यहाँ से m+1, तो एक बार m+1 को 0 करेंगे, m की वैल्यू क्या आएगी, -1, एक बार एक और m+1 को 0 करेंगे, m की वैल्यू क्या आएगी, -1, और एक बार m-4 को 0 करेंगे तो m का मान आएगा 4। सो m की वैल्यू क्या आई है, -1 कितनी बार आई है, 3 बार आई है ना। अरे प्रेम की बात करिए, जो आया उसकी बात करिए ना, हमने 4 की बात हो रही नहीं आई है, -1 3 बार आई है ना, और एक 4 आया है, तो रिपीट वैल्यू 3 आ रही है। रिपीट कितनी हुई है, 3 हुई है, तो 3 हुई है तो सोल्यूशन निकालो। सो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सो जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x², 3 के लिए होगा ना ये, e⁻⁻x और प्लस c4 e⁴x। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है। आगे चल के इसी को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में लगाएंगे तो ये मेथड नहीं होगा। ठीक है, पीछे हम बताएंगे कैसे लगेगा। तो कैसा लगा ये, ठीक है ना। तो ये हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, जिसमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने बनाई उसमें m की वैल्यू कैसी हो रही थी, या तो डिस्टिंक्ट थी या तो रिपीट हो रही थी। अब हम बात आगे बताएंगे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स होंगे तो क्या होगा।
ठीक है, उसके 2-4 क्वेश्चन होंगे, तब ये खत्म होगा। ठीक।